तो कहानी शुरू होती है और हमें 17 सितंबर का टाइम दिखाया जाता है। हमें वॉइस मैसेज के जरिए बताया जाता है कुछ इलाके में कुछ खतरनाक वायरस से इफेक्ट की वजह से कुछ लोगों की लाशें मिली। ये वायरस इतना खतरनाक है कि इंसानी बॉडी पर अजीब किस्म के फंगस उगा देता है। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से वो एक दूसरे को जल्दी से फैलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सितंबर 23 का दिन दिखाया जाता है, जहाँ एक जंगल में CDC फीलिंग का साइंटिस्ट उस वायरस की सैंपल लेने आया होता है। वो आगे पानी को भी सैंपल के लिए रख देता है। आगे एक जगह में फंगस के काफ़ी पेड़ मिलते हैं, उसे इंसानों के काफ़ी पार्ट मिलते हैं जो कि काफ़ी बुरी तरह फंगस से इफेक्टेड होते हैं। यहाँ से सैंपल लेने के बाद वो एक टेंट में पहुँचता है, जहाँ उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है और वो आदमी भी इसी वायरस की वजह से मारा हुआ होता है। बॉडी देखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी। साइंटिस्ट उस बॉडी से सैंपल ले रहा होता है। वो डेड बॉडी उड़ जाती है, इसके मुंह से मांस उतार कर एकदम अपना स्पर्म इसके मुंह पर थूक देती है। इसकी वजह से साइंटिस्ट भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। वो साइंटिस्ट घबरा कर वहाँ से भागने लग जाता है। देखते हैं टेंट से डेड बॉडी बाहर आने लग जाती है। वो बॉडी सांस भी ले रही थी, यानी अब तक वो जिंदा ही है। साइंटिस्ट यहाँ से भागता हुआ एक छोटे से तालाब में आकर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सीन 25 सितंबर पर शिफ्ट होता है। हम एक आदमी लॉयर को देखते हैं कि इसी जंगल में फोटोग्राफी करने आया था। तो यहाँ अपना सा एक छोटा सा केबिन बनाकर रहता है। फोटो खींचते टाइम उसे यहाँ किसी जंगल में किसी आदमी की आवाज़ आती है। तो वो उस जंगल में जाकर भी देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। किसी भी जंगल में गिर जाने की वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है। वो अपनी कार में आकर चोट पर बैंडेज लगाता है। खैर वो यहाँ से अपने केबिन के पास वापस चला जाता है और ये वही केबिन होता है। इसके साथ वाले तालाब में ही वही साइंटिस्ट होता है। रॉयल रात गुजारने के लिए आग जलाता है। वो अपनी चोट को देखने लग जाता है। हम देख पाते हैं कि उसका जख्म अभी सनने लगा है। वो भी जंगल में चोट लगने की वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो इसे इग्नोर कर देता है। भी उसे जंगल में से जानवरों की आवाज़ें आने लग जाती हैं। वो उन आवाज़ों की वजह से अपने केबिन में आकर सोने लग जाता है। तभी उसे किसी की चलाने की आवाज़ें आती हैं। लोअर अपना लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। आगे जाकर उसे वही साइंटिस्ट दिखाई देता है जो कि नीचे गिरा होता है। कोयल इसके कपड़े ऊपर कर देखने लगता है। साइंटिस्ट का सर गायब था। ये पूरी बॉडी फंगस की वजह से सड़ चुकी होती है। ये देखकर वो घबरा कर अपने केबिन में आ जाता है। ये देखकर वो काफी डर गया था और वो अपने दरवाजे को लॉक कर लेता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसका फोन तो कार में ही रह गया। वो फोन लेने के लिए जैसे ही कार में जाता है, अभी साइंटिस्ट की बॉडी उसे कार में से पकड़ने लग जाती है। लोअर किसी तरह बचकर अपने केबिन में आ जाता है। दरवाजे को किसी तरीके से बंद कर देता है। अभी केबिन को ऊपर से आवाजें आने लग जाती हैं। वहां जाकर देखने लग जाता है। वहां उस साइंटिस्ट की बॉडी होती है। इस बार वो लोअर को पकड़ लेती है, उसे बुरी तरह से इन्फेक्टेड कर देती है। अगली सुबह रॉयल को होश आता है कि आधी बॉडी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब वो किसी तरीके से अपनी कार में आकर बैठ जाता है और वहां से जाने लग जाता है। एक तरफ से हाथ और पैर सड़ने लग जाते हैं। फिर हम दूसरे सीन में एक लड़की मीडो को देखते हैं कि जंगल में अकेले कैंपिंग करने आई थी। रॉयल की कार को आता हुआ देख लेती है और उसे रखवा कर लिफ्ट मारने लग जाती है। वो उसे अपनी कार में बैठने को कह देता है। तो दोनों आगे जाने लग जाते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद से ठीक से कार नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से उसे पूछती है क्या तुम ठीक तो हो। रॉयल उसे पकड़ने लग जाता है। वो खुद को बचाकर उससे दूर भागने लग जाती है। लोअर भी उसका पीछा करने लग जाता है। अब वो लोअर से बचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वो उसे आता हुआ देख लेती है। यहाँ से बचकर भागने लग जाती है। यहाँ पर रॉयल की बॉडी अब चलने लायक नहीं रहती। उसकी बॉडी में अब फंगस पूरी तरह फैल गया था। वो पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर मीडो भागते हुए एक घर के पास पहुंच जाती है। के पास उसे एक आदमी का ढांचा मिलता है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड था। वो उसे देखकर घबराने लग जाती है और घर के अंदर आ जाती है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो पूरी तरह फंगस से इन्फेक्टेड होती है। लड़की देखने में काफी भयानक और काफी खतरनाक लग रही थी। वो लड़की मीडो से हेल्प मांगने लग जाती है और कहती है कि मुझे मार दो। उस लड़की का नाम मैंडी होता है। वो बार बार कह रही है कि मुझे मार दो। मीडो उसकी मदद करने लग जाती है, वहाँ पड़ा हुआ और उसके ऊपर छिड़कने लग जाती है। फिर उसके बाद वो एक फ्लेयर तो जला लेती है, लेकिन मैंडी को मार नहीं पाती। घर से बाहर आ जाती है। वहाँ उसे एक कार दिखाई देती है, जिसमें से उसे एक शॉटगन मिल जाती है। बाद वो इस गन से वेंडी को मारने का डिसाइड करती है। वो उसके सामने जाकर उसे नहीं मार पाती। वो उस गन को वेंडी के हाथ में दे देती है। इसके बाद वेंडी खुद को शूट कर देती है। ऐसा करने से उसके खून की छींटें मीडो के मुंह के अंदर चली जाती हैं, यानी मीडो भी अब इन वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। और मीडो फिर से वापस कार के पास आ जाती है और वहाँ पर फोन को ढूंढने लग जाती है। उसे वहाँ पर एक फोन मिलता है और वहाँ पर मदद के लिए फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, मगर जंगल होने की वजह से उसकी एक कॉल भी नहीं लगती।
और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है। लेकिन तभी वो अपनी कमर पर हाथ मारती है तो देखती है वो सड़ रही है और इस वजह से वो काफ़ी डर जाती है और यहाँ से भागने लग जाती है। थोड़ा आगे जाने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाती है और वो वहाँ पर गिर जाती है। यानी कुछ टाइम के बाद उसकी मौत भी हो जाएगी। और अब सीन 1 महीने आगे शिफ्ट होता है और हम 22 अक्टूबर देखते हैं। यहाँ एक कमरे में वीणा नाम की औरत को देखते हैं। वो अपने घर में छुपी हुई होती है क्योंकि उसके घर में एक बॉडी आ गई होती है वायरस से इन्फेक्ट। वो बॉडी उसके कमरे के बाहर ही पड़ी होती है। बॉडी के पास एक फोन पड़ा होता है। वीणा किसी तरीके से भी उस फोन को उठा लेती है उसके पास और अपने बेटे थॉमस को मैसेज करने लग जाती है, मगर नेट ना होने की वजह से उसका मैसेज सेंड नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होने लग जाती है। कुछ देर में उसका बेटा थॉमस वापस आ जाता है। वीणा अपने बेटे से मिलकर काफ़ी खुश होती है और थॉमस बताता है वो अपने बड़े भाई के घर से आ रहा है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला। वो आगे से कहता है हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। उसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और इसी दरमियान में हम देखते हैं कि वायरस से इन्फेक्टेड वाली बॉडी अजीब से मूवमेंट कर रही है। थॉमस बताता है मैंने रेडियो में सुना है फिलहाल कोलंबस सबसे सेफ जगह है, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। और जब थॉमस अपने गैराज से अपनी गाड़ी निकाल रहा होता है, फिर उसे महसूस होता है कि उसके गैराज में कोई है। वो अपनी मॉम को छोड़कर अंदर चेक करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। खैर वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाते हैं। थॉमस गाड़ी को लेकर अपने भाई एवरेज के गैराज में आ जाता है। वो दोनों मिलकर एवरेज को ढूंढने लग जाते हैं और वो उसे वहाँ नहीं मिलता। आगे उसे गैरेज में एवरी का कुछ सामान मिलता है। फिर थॉमस उस सामान को अपने गैराज में रखने लग जाता है। ऐसा करते हुए एक इन्फेक्टेड आदमी देख लेता है। वो दोनों और सामान लेने के लिए गैराज में जाते हैं तो वो इन्फेक्टेड आदमी उसकी गाड़ी में छुप जाता है। तो उसे गैराज में 2 इन्फेक्टेड लड़कियां मिलती हैं। उनमें से एक लड़की के मुंह से ज़ॉम्बी किस्म का हाथ मुंह से बाहर निकलने लगा। ये वायरस अब और भी एडवांस हो रहा था, इंसानों को खतरनाक किस्म के क्रीचर में बदल रहा था। वो दोनों उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद थॉमस गैरेज का दरवाजा बंद कर देता है। दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से दूर निकल जाते हैं। थॉमस वहाँ पर रुककर कुछ देखने लग जाता है अपना नक्शा खोलकर, लेकिन तभी कार में इन्फेक्टेड वाला आदमी उड़ जाता है और थॉमस को उठकर मार देता है और इन्फेक्टेड भी कर देता है। कैरा वहाँ से वो कार से निकलकर बाहर भाग जाती है और वो बच जाती है। हम एक लड़की सेरेना को देखते हैं। वो अपने गैरेज में पैकिंग कर रही होती है। तभी उसके गैरेज में एक इजराइल नाम का एक आदमी आ जाता है। वो यहाँ पर छुपने आया था। सेरेना उसे यहाँ छुपने से मना करती है, बाहर जाने का कहती है। इजराइल यहाँ पर रुकने की उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है। एक स्टूल पर जाकर बैठ जाता है। तभी सेरेना उसके हाथों पर खून लगा हुआ देख लेती है। उसे कहती है वो जल्दी से यहाँ से चला जाए। इजराइल कहता है वो खून उसका नहीं है और ना ही वो इन्फेक्टेड है। वो इन्फेक्टेड लोगों से बचकर यहाँ पर छुपने आया है। फिर सेरेना उसे बताती है वो अपनी बहन मीडो को ढूंढने जा रही है, कि जंगल में कैंपिंग करने गई थी। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि मीडो तो कब से मर गई होगी। लेकिन खैर इजराइल कहता है कि उसकी बहन कब से गायब है, तो यानी वो मर चुकी है। ये सुनकर सेरेना बहुत दुखी होने लग जाती है। लेकिन तभी इजराइल कहता है कि मैं अपनी वाइफ को लेकर यहाँ पर कुछ अरसे पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन अभी उसकी वाइफ उसे ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। ये बातें सुनने के बाद सेरेना उसे अपने कैरेज में रहने की परमिशन दे देती है। कुछ देर में कैरेज के दरवाजे पर एक लड़की आती है और मदद मांगने लग जाती है। इजराइल उसकी आवाज़ सुनकर पहचान जाता है कि यानी ये उसकी वाइफ ही है, लेकिन वो उसे अंदर लाने के लिए घर के बाहर जाने लग जाता है। लेकिन तभी सेरेना कहती है अगर तुम बाहर गए तो मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगी। लेकिन इजराइल फिर भी बाहर चला जाता है और फिर सेरेना दरवाजे को लॉक कर देती है और अब इजराइल अपनी वाइफ को लेकर अंदर आने लग जाता है। सेरेना ने दरवाज़ा बंद कर रखा था, इसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। सेरेना को रियलाइज़ होता है कि उसकी मदद करनी चाहिए और फिर सेरेना गैरेज का दरवाज़ा खोल देती है। इजराइल की वाइफ का नाम लिली होता है। वो लिली को एक जगह लिटा देता है। वो कहने लगती है कि उसके कमर पर कुछ लगा हुआ है और वो दरअसल किसी इन्फेक्टेड आदमी का एक गोश्त का टुकड़ा होता है और इजराइल उसे उसकी कमर से हटाकर नीचे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि लिली के कमर पर उस फंगस ने घाव कर दिए हैं, यानी अब वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। उसके बाद उसकी सांसें चलना बंद हो जाती हैं। उसके बाद उसकी बॉडी में अजीब किस्म की मूवमेंट होने लग जाती है और उसके अंदर से हड्डियों की टूटने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। फिर सेरेना उस पर कंबल डाल देती है, उसको शांत करने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद उसकी कमर में कुछ हलचल होने शुरू होती है। सेरेना डर की वजह से पीछे पीछे चली जाती है। इजराइल उसकी कमर को देखने लग जाता है और हम देख पाते हैं कि उसकी कमर पर बुरी तरह से कब्जा कर चुका था वायरस। और इसी बीच हम कैरेज के बाहर एक अजीब किस्म के क्रीचर को देखते हैं जो दिखने में काफ़ी खतरनाक दिखता था। सेरेना इजराइल को कहती है कि वह लिली को फ़ौरन घर से बाहर निकाल दे। अभी लिली की कमर से टेंटिकल निकलना शुरू कर देते हैं। टेंटिकल इजराइल के ऊपर भी अपना कुछ असर छोड़ देता है, यानी अब इजराइल भी इफेक्टेड हो गया है। देखकर सेरेना और भी ज़्यादा डरने लग जाती है। तभी लिली के अंदर का टेंटिकल काफ़ी बड़ा हो जाता है। देखकर सेरेना जल्दी से कैरेज से बाहर आ जाती है
इसे बाहर वही क्रीचर दिखाई देता है और इसे देखकर वो काफ़ी बुरी तरह घबरा जाती है, जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सेलिना एक गाड़ी को लेकर उस इलाके से काफी दूर आ जाती है। इसी रास्ते में हमें वेरा मिलती है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानती थी। सेलिना उसे पूछती है क्या वो ठीक है, पर वेरा बताती है हाँ मैं ठीक हूँ। सेलिना उसे गाड़ी में बिठा देती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लग जाती है। मूवी के आखिर में हमें एक और बार एक रेडियो में खबर सुनाई जाती है। इसमें पता चलता है कि ये इंसान की बॉडी को कंज्यूम कर लेता है, उसे एक क्रीचर में बदलने लग जाता है। साथ ही ये इंसान की डीएनए को पूरी तरह से बदल कर रख देता है, इसे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।